साथियों, आज 23 मार्च का ऐतिहासिक दिन है। 23 मार्च 1931 के दिन इस देश के 3 क्रांतिकारियों को जुल्मी अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दी थी। ये क्रांतिकारी थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक दल से जुड़े इन क्रांतिकारियों का जीवन और संघर्ष देश की क्रांति चेतना का प्रतीक है। भगत सिंह और उनके साथियों की बहादुरी और जिंदादिली को तो लोग आज भी मानते हैं, लेकिन यह भी सच है कि देश के छात्रों, युवाओं और मेहनतकश आवाम का बड़ा हिस्सा भगत सिंह और उनके साथियों की वैचारिक विरासत से आज भी अनजान है। कारण स्पष्ट है, भगत सिंह और उनके साथियों के क्रांतिकारी विचार गोरे शासकों के लिए जितने खतरनाक थे, वे आज के देसी भूरे शासक वर्ग के लिए भी उतने ही खतरनाक थे। यही कारण है कि भगत सिंह और उनके साथियों की वैचारिक विरासत को लगातार दबाया गया, तोड़ा मरोड़ा गया और उस पर चुप्पी रूपी धूल और राख की परत चढ़ाने के प्रयास किए जाते रहे। लेकिन जैसा कि भगत सिंह ने खुद कहा था कि भावना कभी नहीं मरती। जनपक्षधर बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, इतिहासकारों और अध्येताओं के निजी प्रयासों ने भगत सिंह और उनके साथियों की वैचारिक विरासत को फिर से सामाजिक पटल पर ला दिया। हमारे इन महान पुरखों के जिन क्रांतिकारी विचारों ने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी, वे आज की लुटेरी हुकूमत की चूल्हे हिलाने का भी मादा रखते हैं। आज जब मुनाफा केंद्रित पूंजीवादी व्यवस्था लोगों के जीवन को तबाह बर्बाद करने में लगी है और सत्ता में बैठी सांप्रदायिक फांसीवादी सरकार जनता को आपस में बांटने और लड़ाने के नित नए हथकंडे अपना रही है, ऐसे में भगत सिंह और उनके साथियों की वैचारिक विरासत अनवरत जलती मशाल के समान हमें रोशनी दिखा रही है। अलग अलग सवालों पर उनका चिंतन हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है। आज हमारा देश किसी औपनिवेशिक सत्ता का गुलाम नहीं है और भगत सिंह के समय को गुजरे हुए भी 94 साल हो चुके हैं। निश्चय ही हमें समतामुल्क समाज के निर्माण हेतु अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के अपने मौलिक तरीके निकालने होंगे, पर परिस्थितियां कितनी भी बदल चुकी हों, एक चीज़ नहीं बदली है और वह है इंसान द्वारा इंसान के शोषण पर आधारित मुनाफाखोर पूंजीवादी व्यवस्था, जिसका खात्मा करके एक न्याय और समता पर आधारित मानव केंद्रित व्यवस्था का निर्माण ही भगत सिंह और उनके साथियों का अंतिम लक्ष्य था। शोषण, दमन, उत्पीड़न, सांप्रदायिकता, जातिवाद जैसी समस्याएं आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं और इसीलिए भगत सिंह के इनकलाबी ख्यालों की बिजलियां आज भी जीवित हैं। भगत सिंह और उनके साथियों का जीवन हमें अन्याय के खिलाफ बहादुरी के साथ उठ खड़े होने का जज्बा देता है और उनकी वैचारिक विरासत हमें तमाम मसलों पर सही वैज्ञानिक नज़रिए और आलोचनात्मक विवेक के साथ सोचने की दिशा देती है। शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु के शहादत दिवस के मौके पर हम आपके बीच भगत सिंह के जीवन के कुछ किस्से लेकर आए हैं। इन संस्मरणों को भगत सिंह के ही साथी शिव वर्मा द्वारा लिखी गई और राहुल फाउंडेशन लखनऊ द्वारा प्रकाशित पुस्तिका संस्मृतियों से लिया गया है। उम्मीद है हमारा यह प्रयास भगत सिंह को जानने समझने में आपके लिए ज़रूर मददगार साबित होगा। क्रांतिकारी अभिवादन सहित नौजवान भारत सभा। संस्मृतियां, सरदार भगत सिंह। दिल्ली से एक मित्र ने लिखा कि कोई पंजाबी महाशय मुझसे और जयदेव से मिलने कानपुर आ रहे हैं। क्रांतिकारी पार्टी में आए अभी हमें थोड़े ही दिन हुए थे और कानपुर से बाहर हमें बहुत कम लोग जानते थे। लखनऊ इलाहाबाद का कोई होता तो सोचा भी जा सकता था, लेकिन यह पंजाबी महाशय कौन है? उन्होंने लिखा था, यमुना घाट पर जहां मैं रहता हूं, इनसे मेरा परिचय हुआ। यह तुम लोगों के बहुत नजदीक हैं। एक काम से कानपुर आना चाहते थे। मैंने तुम दोनों का पता दे दिया है, बाकी अपना परिचय वे स्वयं दे लेंगे। पत्र पाकर हम लोग बहुत झुंझलाए। पता नहीं कैसे आदमी को सारा राज बतलाकर भेज दिया है, हमने सोचा। लेकिन अब जब वे दिल्ली से चल ही दिए हैं तो आते भी होंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने अपने कमरों की तलाशी ली और कोर्स की किताबों को छोड़कर बाकी सब पुस्तकें और कागज पत्र हटा दिए। उस समय हम लोग डीएवी कॉलेज छात्रावास के लाल बंगले में रहते थे। जयदेव ने अपने कमरे में गांधी बाबा का एक चरखा रख छोड़ा था, हमने उसे भी हटा दिया। राष्ट्रीय भावनाओं का परिचायक तो वह था ही। हमने यह निश्चय किया
कि पंजाबी महाशय यदि पहले जयदेव के पास पहुंचे तो उनका मुझसे परिचय न कराया जाए, और यदि वे पहले मेरे पास आए तो मैं उन्हें जयदेव से दूर रखूंगा। और फिर एक दिन प्रातः जब मैं अपने कमरे में बैठा कॉलेज का काम पूरा कर रहा था तो सुना बाहर पड़ोसी से कोई मेरा पता पूछ रहा है। अपना नाम सुनकर मैं बाहर निकल आया। देखा मैली शलवार कमीज पहने कंबल ओढ़े एक सिख नौजवान सामने खड़ा है। लंबा कद, खूब गोरा रंग, छोटी छोटी आंखें, चुभती हुई पैनी निगाह, खूबसूरत चेहरे पर हल्की हल्की छोटी सी दाढ़ी, केश और पगड़ी। यह रहे शिव वर्मा। मुझे देखकर पड़ोसी ने कहा। आगंतुक दोनों हाथ फैलाकर मेरे से ऐसे लिपट गया मानो कोई बहुत पुराना दोस्त हो। फिर मेरा हाथ खींचते हुए उसने कमरे में ऐसे प्रवेश किया जैसे कमरा मेरा नहीं उसी का था। छोटे कमरे में जगह की तंगी के कारण मैंने चारपाई निकालकर जमीन पर ही बिस्तरा लगा रखा था। उसने बगैर किसी तकल्लुफ के निसंकोच जाकर बिस्तरे पर आसन लगा दिया और मेरा हाथ खींचकर पास बिठलाते हुए बोला, मेरा नाम रंजीत है, मैं 2-4 दिन यहीं रहूंगा। दिल्ली के तुम्हारे दोस्त से मैं तुम्हारे और जयदेव के बारे में सुन चुका हूँ। मैं भी तुम्हारी ही डगर का राहगीर हूँ। फिर कुछ सोचकर पूछा, विजय और सुरेंद्र पांडे को जानते हो? रंजीत के सहज व्यवहार, निष्कपट हंसी और मुस्कुराती हुई आंखों ने पहली ही मुलाकात में मेरे सब हथियार छीन लिए और अब मेरे लिए उस पर अविश्वास करना असंभव था। रोकथाम के मेरे सारे बांध टूट गए और मैंने भी उसी सहज भाव से कह दिया, हाँ जानता हूँ। तो इन दोनों को कहला दो कि आज रात यहीं आकर मुझसे मिल लें, उसने कहा। फिर कुछ रुककर पूछा, जयदेव कहाँ है? इस बार मैं झूठ बोल गया। साहस बटोर कर कह दिया, कहीं बाहर गया है, यहाँ नहीं है। मैं बात टाल गया हूँ, इसे रंजीत ने भांप लिया। इस विचार ने कि मैं अभी तक उस पर विश्वास नहीं कर पाया हूँ कुछ देर के लिए उसे उदास सा कर दिया। वह अपने साथ विक्टर ह्यूगो का सुप्रसिद्ध उपन्यास ला मिजरेबल लाया था। उसने चुपचाप उसे पढ़ना आरंभ कर दिया, मानो किसी ने उसकी हंसी, उसकी बातचीत, उसके बेतकल्लुफाना व्यवहार आदि पर अचानक ब्रेक लगा दिया हो। मैं झूठ बोल तो गया, पर दिल में बात खटकती सी रही। भगत सिंह की उदासी के सामने मेरे लिए कमरे में ठहरना कठिन हो गया और विजय को खबर भिजवाने के बहाने मैं कॉलेज चला गया। सुरेंद्र को रंजीत का पैगाम दिया तो उन्होंने बतलाया कि वह पार्टी का पुराना आदमी है। कॉलेज से वापस आते आते दोपहर के खाने का समय हो गया था। जयदेव और मैं प्रायः मेस में खाना खाने एक साथ ही जाते थे। रंजीत के लिए कमरे में खाना मंगवाने के बजाय मैं उसे भी साथ लेता गया। मेस में उस समय हम 3 ही खाने वाले थे। रंजीत बीच में जयदेव के पास ही बैठा था, लेकिन मेस का कोई अन्य सदस्य समझकर उसने उधर ध्यान नहीं दिया। फिर जब जयदेव ने चुपचाप उसकी दाल में कसकर गरम घी छोड़ दिया तो उसने पहले जयदेव की ओर देखा, फिर प्रश्न भरी निगाह से मेरी ओर देखने लगा। उसकी उलझन पर हम दोनों को हंसी आ गई। उसके मुंह से निकल गया, जयदेव। हम लोग और जोर से हंस पड़े। रंजीत ने मेरी पीठ पर जोर का घूंसा जमाते हुए कहा, चोर कहीं के। फिर व्यंग्य कसते हुए बोला, लगता है अपनों को बहुत सहेज कर रखने की आदत है। फिलहाल तो तुम्हारे घूंसे की चोट ने अपना पराया सब बराबर कर दिया है, मैंने कहा। उसने बायां हाथ मेरी पीठ पर फेरते हुए कहा, लो पीठ सहलाए देता हूं, अब चुपचाप खाना खा लो। रंजीत मेरे कमरे में जितने दिन रहा प्रायः रोज ही विजय और सुरेंद्र पांडे आते रहे। वह काकोरी के अभियुक्त पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जेल से छुड़ाने की योजना पर विचार विमर्श करने आया था। 3-4 दिन रहने के बाद बिस्मिल से संपर्क स्थापित कर योजना पक्की कर रखने का भार विजय पर छोड़ वह पंजाब वापस चला गया। रंजीत के चले जाने के बाद मुझे पता चला कि उसका असली नाम भगत सिंह है और वह पहले भी कानपुर में श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के पास प्रताप में काम कर चुका है। कानपुर में प्रताप में काम शुरू करने से पहले कुछ दिन उसने अखबार बेचकर भी निर्वाह किया था। यह भी पता चला कि बिस्मिल को जेल से छुड़ाने का एक प्रयास पहले भी हो चुका था, जिसे किन्हीं कारणोंवश बीच में ही छोड़ देना पड़ा था।
उसमें भाग लेने के लिए भगत सिंह और सुखदेव के साथ पंजाब के कई और साथी भी आए थे। उसी दिशा में अब यह उसका दूसरा प्रयास था। लगभग 2 महीने बाद भगत सिंह फिर वापस आया। इस बार वह काफी दिन ठहरा। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ विजय का संपर्क पहले तो खूब अच्छा रहा। बिस्मिल ने योजना की स्वीकृति भी दे दी थी, लेकिन दिन और समय भी निश्चित नहीं हो पाया था। उधर केस के फैसले का दिन नजदीक आता जा रहा था। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि बिस्मिल से पत्र व्यवहार और मुलाकातें आदि एकदम बंद हो गईं और उन पर सख्त पहरा लगा दिया गया। यह सब क्यों और कैसे हुआ, यह तो नहीं जानता, लेकिन इससे हमारी योजना को गहरा धक्का लगा। फिर भी विजय ने अपना प्रयास जारी रखा। भगत सिंह मेरे कमरे में अधिकतर अपना समय पढ़ने में व्यतीत करता था। विक्टर ह्यूगो, हाल्किन, टोल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, गोर्की, बर्नार्ड शॉ, डिकेंस आदि उसके प्रिय लेखक थे। पढ़ने से जब उसकी तबीयत ऊबती तो वह छात्रावास के पीछे गंगा के किनारे जाकर बैठ जाता, या मुझे और जयदेव को कॉलेज से फुर्सत होती तो हम लोगों से गप्पे मारता। उसकी बातचीत का विषय अधिकतर उसकी पढ़ी हुई पुस्तकें होती। वह उनके बारे में बतलाता और फिर जोर देता कि हम भी उन्हें पढ़ें। कभी कभी पुराने क्रांतिकारियों की कहानियां भी सुनाता। हूका विद्रोह, गदर पार्टी का इतिहास, करतार सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद आदि की जीवनियां तथा बब्बर अकालियों की बहादुरी की कहानियां बतलाते बतलाते वह प्रायः ही भावुक हो उठता। उसकी वर्णन शैली में एक अजीब आकर्षण था, जिससे खिंचकर प्रायः रोज ही हम दोनों घंटों पहले कॉलेज से भाग आते थे। जयदेव आरंभ से ही मुझसे तगड़ा था। जोखिम से भिड़ने की उसकी आदत थी और मारपीट में उसका हाथ हमेशा खुला था। उसके इन्हीं सब गुणों से प्रभावित होकर भगत सिंह ने उसे बिस्मिल वाले एक्शन में ले जाने का फैसला कर लिया। एक दिन दोपहर के समय जब उसने अपना उक्त निर्णय मुझसे बतलाया तो मुझे अपने दुबले पतले शरीर पर बड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। मैं पार्टी के काम के योग्य नहीं समझा गया। इस विचार से मुझे गहरा आघात लगा और कुछ देर बैठे रहने के बाद नींद का बहाना लेकर मैं एक तरफ लेट गया। भगत सिंह जानता था कि मैं सो नहीं रहा हूँ। वह कुछ देर तक पास पड़ी एक पुस्तक के पन्ने उलटता रहा। फिर मेरा कंधा हिलाते हुए उसने धीरे से पुकारा, शिव। क्या बात है? उसकी ओर करवट बदलते हुए मैंने कहा, एक बात पूछूं? कहो। व्यक्ति का नाम बड़ा है या पार्टी का काम? पार्टी का काम, मैंने उत्तर दिया। और पार्टी का काम अविराम गति से चलता रहे, हमारे एक्शंस सफल होते रहे, हमारी बात देशवासियों तक नियमित रूप से पहुंचती रहे, आज़ादी की अपनी इस लड़ाई में हर मंजिल पर हम कामयाब होते रहे। इसके लिए पहली शर्त क्या है? एक मजबूत और व्यापक संगठन, मैंने उत्तर दिया। संगठन और प्रचार, उसने कहा। देश की जनता हमारे साहस और हमारे कामों की सराहना करती है, लेकिन हमसे अपना सीधा संपर्क जोड़ पाने में वह असमर्थ है। अभी तक हमने खुले शब्दों में उसे यह भी नहीं बतलाया कि जिस आज़ादी की हम बात करते हैं उसकी रूपरेखा क्या होगी। अंग्रेजों के चले जाने के बाद जो सरकार बनेगी वह कैसी होगी और किसकी होगी। अपने आंदोलन को जन आधार देने के लिए हमें अपना ध्येय जनता के बीच ले जाना होगा, क्योंकि जनता का समर्थन प्राप्त किए बगैर हम अब पुराने ढंग से इक्के दुक्के अंग्रेज अधिकारियों या सरकारी मुखबिरों को मारकर नहीं चल सकते। हम अभी तक संगठन या प्रचार की ओर से उदासीन रहकर प्रायः एक्शन पर ही जोर देते आए हैं। काम का यह तरीका हमें छोड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हें और विजय को संगठन तथा प्रचार के कामों के लिए पीछे छोड़ना चाहता हूँ। कुछ देर चुप रहकर उसने कहा, हम सब लोग सिपाही हैं और सिपाही का सबसे अधिक मोह होता है रण क्षेत्र से। इसलिए एक्शन पर चलने की बात उठते ही सब लोग उछल पड़ते हैं। फिर भी आंदोलन का ध्यान रखकर किसी न किसी को तो एक्शंस का यह मोह छोड़ना ही पड़ेगा। यह सही है कि आमतौर पर शहादत का सहरा एक्शंस से जूझने वालों या फांसी पर झूलने वालों के सर पर ही बंधता है, लेकिन इसके बावजूद उनकी स्थिति इमारत के मुख्य द्वार पर जड़े उस हीरे के समान ही रहती है, जिसका मूल्य, जहां तक इमारत का सवाल है, नींव के नीचे दबे एक साधारण पत्थर के मुकाबले कुछ भी नहीं होता। मैं लेटे लेटे भगत सिंह की बातें सुनता रहा।
वह मेरे सिर के पास दीवार का सहारा लिए बैठा था और ऐसे बात कर रहा था मानो जोर जोर से सोचने का प्रयास कर रहा हो। बीच बीच में उसके दाहिने हाथ की उंगलियां मेरे सिर के बालों में घूम जाती और वह फिर धीरे धीरे रुक रुक कर उसी लहजे में बोलना शुरू कर देता। हीरे इमारत की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं, देखने वालों को चकाचौंध कर सकते हैं, लेकिन वे इमारत की बुनियाद नहीं बन सकते, उसे लंबी उम्र नहीं दे सकते। सदियों तक अपने मजबूत कंधों पर उसके बोझ को उठाकर उसे सीधा खड़ा नहीं रख सकते। अभी तक हमारे आंदोलन ने हीरे कमाए हैं, बुनियाद के पत्थर नहीं बटोरे। इसलिए इतनी कुर्बानी देने के बाद भी हम अभी तक इमारत क्या, उसका ढांचा भी खड़ा नहीं कर पाए। आज हमें बुनियाद के पत्थरों की जरूरत है। फिर कुछ रुककर बोला, और त्याग तथा कुर्बानी के भी दो रूप हैं। एक है गोली खाकर या फांसी पर लटक कर मरना, इसमें चमक अधिक है लेकिन तकलीफ कम। दूसरा है पीछे रहकर सारी जिंदगी इमारत का बोझ ढोते फिरना। आंदोलन के चढ़ाव उतार के बीच प्रतिकूल वातावरण में कभी ऐसे भी क्षण आते हैं जब एक एक कर सभी हमराही छूट जाते हैं। उस समय मनुष्य संतावना के दो शब्दों के लिए भी तरस उठता है। ऐसे क्षणों में भी विचलित न होकर जो लोग अपनी राह नहीं छोड़ते, इमारत के बोझ से जिनके पैर नहीं लड़खड़ाते, कंधे नहीं झुकते, जो तिल तिल कर अपने आप को इसलिए गलाते रहते हैं, इसलिए जलाते रहते हैं कि दिए की जोत मध्यम न पड़ जाए, सुनसान डगर पर अंधेरा न छा जाए। ऐसे लोगों की कुर्बानी और त्याग पहले वालों के मुकाबले क्या अधिक नहीं है? मैंने आंख उठाकर भगत सिंह की ओर देखा। वह मुस्कुरा दिया, बोला, तुमने मुझे गलत समझा, इसलिए यह सब कहना पड़ा। अभी तो हम लोगों के सफर की शुरुआत है, और अगर अभी से हम लोग गलत फहमी का शिकार होकर एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे तो मंजिलें कैसे पार लग सकेंगी। तभी जयदेव ने कमरे में प्रवेश किया। क्या हो रहा है? अंदर आते हुए उसने पूछा। तुम्हारे दोस्त को शक हो गया था कि मैंने चोरी की है, उसी की सफाई दे रहा था। यह कहकर उसने हाथ पकड़कर मुझे बिठा दिया। अब वह अपने पुराने रूप में आ गया था। प्रातः गंगा के किनारे वह कॉलेज की नाव देख आया था। क्यों ना आज रात गंगा में बोटिंग की जाए, उसने प्रस्ताव किया। बात तय हो गई और विजय, सुरेंद्र तथा ब्रह्मदत्त को भी सूचना भेज दी गई। पूर्व निश्चय के अनुसार रात के लगभग 10 बजे हमारी पूरी टोली नाव पर पहुंच गई। भगत सिंह को तैरने और नाव खेने का बड़ा शौक था। उसने नाव खोल दी और पतवारें उठा ली। अब हम गंगा के बीच धार में थे। पतवार की हर थपेड़ रात की सर्द हवा के सन्नाटे को छेड़ रही थी और भगत सिंह की मजबूत बाहें नाव को नदी के प्रवाह के विपरीत खींचे लिए जा रही थी। काफी दूर निकल जाने के बाद उसने पतवार रख दिए। नाव मंद गति से धार के साथ कॉलेज की ओर वापस बह चली। अब सिर्फ नाव को इधर उधर भटकने न देने भर का काम था। भगत सिंह और विजय ने गाना आरंभ किया। उनके गानों के स्वर हवा में तैरने लगे। इसी बीच कब नाव गलत दिशा की ओर मुड़ गई यह हम समझ नहीं पाए और वह छिछले पानी में रेत पर जाकर रुक गई। चांद आसमान छोड़कर चला गया था और उसके रुपहले प्रकाश के स्थान पर घने अंधकार की काली चादर ने दिशाओं को ढक लिया था। हमने इधर उधर देखा। नाव गंगा के दूसरे किनारे से कुछ दूर पर थी। एक एक कर सभी लोग पानी में उतरे, धक्के लगाए, नाव को हिलाया घुमाया, पर वह रेत में फंसती ही गई। 1 घंटे से अधिक परिश्रम के बाद घड़ी देखी तो रात के 3 बज चुके थे। नाव वहीं पर छोड़ पतवार से पानी की थाह लेते हम लोग शहर से दूसरे ओर के बाएं किनारे पर निकल आए। इतनी देर तक पानी में रहने के कारण ठंड से हाथ पैर बेजान से हो रहे थे। उस समय तक गंगा का बाया किनारा आबाद नहीं हो पाया था और दूर तक खेतों, झाड़ियों और कछारों के अतिरिक्त और कुछ न था। किनारे से थोड़ी दूर पर किसी ने काफी मात्रा में सूखी पतवार जमा कर रखी थी। उसी में से थोड़ी लेकर आग जलाई गई। अब सवेरा न होने तक के लिए यह आग ही हमारा सहारा थी। उषा की लाली के साथ साथ मुझे और जयदेव को
जल्द से जल्द छात्रावास पहुंचने की चिंता होने लगी। 10 बजे से हम लोगों की साइंस प्रैक्टिकल की परीक्षा थी। अस्तु बाकी साथियों को नाव निकाल कर वापस लाने के लिए वहीं छोड़ हम लोग चले आए। पुल तक पहुंचने के लगभग 1 मील का फासला तय करना था। हमने एक पगडंडी पकड़ ली। कुछ दूर जाकर पगडंडी उल्टी दिशा को मुड़ गई। सामने की जमीन नम थी, लेकिन उस पर पानी न था। फिर भी लगभग 9-10 फुट का वह थोड़ा सा फासला सीधा न पार कर पगडंडी करीब 100 गज का चक्कर खाकर दूसरी तरफ पहुंचती थी। जयदेव ने उतना चक्कर खाने के बजाय छलांग मारकर उस नम जमीन को पार करना चाहा, और पूर्व इसके कि मैं उसे रोक सकूं, उसने छलांग ले ली। दूसरी ओर गिरते ही उसके पैर फंस गए और उसका शरीर नीचे धंसने लगा। वह एक दलदल में फंस गया था। उसे पेट के बल हो जाने के लिए कहकर मैं पगडंडी के सहारे दूसरी ओर पहुंचा। मेरे पास एक गर्म चादर थी। कांस की जड़ में पैर अड़ाकर मैंने उसकी ओर चादर फेंकी। वह कमर तक धंस चुका था। चादर के सहारे बड़ी कठिनाई से उसने अपने आप को दलदल से निकाला। फिर एक सुरक्षित स्थान पर बैठकर कीचड़ धोया। कितना मनहूस था वह दलदल। लेकिन उस सब के बाद भी वह रात हमें काफी दिनों तक याद रही। आज भी उसकी याद में एक अजीब आकर्षण है। काश वह मस्ती, वह बेफिक्री फिर से वापस मिल सकती, 2 दिन के लिए ही सही। 2-3 दिन बाद विजय ने आकर जेल में बिस्मिल पर होने वाली सख्ती और अधिकारियों की सतर्कता का समाचार दिया और बतलाया कि फिलहाल उन्हें छुड़ाने के अपने मंसूबे हमें त्यागने पड़ेंगे। इस समाचार ने भगत सिंह की सारी योजनाएं चौपट कर दी, उसके सारे ख्वाब तोड़ दिए। बहुत कोशिशों के बाद बिस्मिल की लिखी एक गजल ही विजय के हाथ लग पाई थी। वह गजल हमारी योजनाओं को कार्यान्वित होने में देरी होते देख उन्होंने शायद उलाहने के तौर पर लिखी थी, जिसे अधिकारियों ने संभवतः प्रेम की एक साधारण कविता समझकर पास कर दिया था। इस समय गजल की कुछ ही पंक्तियां मुझे याद हैं, जो इस प्रकार थी। मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। मिट गई जब सब उम्मीदें, मिट गए सारे ख्याल, उस घड़ी गर नामावर लेकर पयाम आया तो क्या। ए दिले नादान मिट जा अब कुए यार में, फिर मेरी नाकामियों के बाद काम आया तो क्या। काश अपनी जिंदगी में हम वो मंजर देखते, बस रते तो तब कोई महशर खराम आया तो क्या। आखिरी शब्द दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प, सुबह दम अगर कोई बाला ये बाम आया तो क्या। भगत सिंह ने विजय के हाथ से लेकर पर्चा पढ़ा। बिस्मिल का इशारा साफ था, कुछ करना है तो जल्दी करो, बाद में रस्से से लटकती मेरी लाश को तुमने अगर छुड़ा भी लिया तो वह तुम्हारे किस काम आएगी। कागज का वह टुकड़ा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और वह माथे पर हाथ रखकर पत्थर की निर्जीव मूर्ति की भांति दीवार के सहारे लुढ़क गया। अब और अधिक बातचीत उस दिन किसी के लिए भी संभव न थी। विजय और सुरेंद्र चले गए और भगत सिंह बगैर कुछ बोले चुपचाप उठकर गंगा की ओर चला गया। काफी रात बीत जाने पर जब मैं और जयदेव उसकी तलाश में गंगा के किनारे पहुंचे तो उस समय भी वह माथे पर हाथ रखे ठंडी रेत पर उसी तरह पत्थर की मूर्ति बना बैठा था। हमने पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कमरे में चलने के लिए कहा। वह उठा और परछाई की भांति हमारे पीछे हो लिया। बोला फिर भी नहीं। कई महीनों के परिश्रम में उसने जहां कुछ भी न था वहां संगठन का एक ढांचा खड़ा किया, योजना बनाई, हथियार जमा किए, साथी जुटाए, और जब मंजिल नजदीक आने लगी और उसे लगा कि वह कुछ कर सकने में समर्थ हो सकेगा तो अचानक सब कुछ उलट गया। रह गया था केवल बिस्मिल का उलाहना। भगत सिंह को इससे गहरा आघात लगा, लेकिन एक ही दिन में उसने अपने ऊपर काबू पा लिया। दूसरे दिन वह स्वयं ही बोला, असफलताओं के सामने सिर झुकाकर बैठ जाने से तो मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा और तब रास्ते के रोड़े हटाकर आगे बढ़ने के बजाय हम स्वयं दूसरों के लिए रोड़े बन जाएंगे। उसने सब साथियों को एकत्र कर संगठन तथा प्रचार की समस्याओं पर बातचीत की, आगे का कार्यक्रम बनाया और जल्द वापस आने का वादा कर पंजाब चला गया। यह 1927 के शुरू के दिनों की बात है। 1926 में भगत सिंह
भगवती चरण, यशपाल आदि ने लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। यह क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रकार का खुला मंच था, जिसका काम था आम सभाओं, बयानों, पर्चों आदि के माध्यम से क्रांतिकारियों के उद्देश्य और इनके विचारों का प्रचार करना। शोषण, दरिद्रता, असमानता आदि की संसार व्यापी समस्या पर अध्ययन एवं विचार कर वे लोग इस परिणाम पर पहुंचे थे कि भारत की पूर्ण स्वाधीनता के लिए केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक स्वाधीनता भी आवश्यक है। मैजिक लैंटर्न द्वारा क्रांतिकारी शहीदों के चित्रों का प्रदर्शन, उसके साथ साथ कमेंट्री के रूप में क्रांतिकारी आंदोलन के संक्षिप्त इतिहास से जनता को अवगत कराना भी उसका एक काम था। प्रचार का वह एक सशक्त माध्यम था। नौजवान भारत सभा की स्थापना गुप्त संगठन के कार्य का क्षेत्र तैयार करने और जनता में साम्राज्यवाद विरोधी उग्र राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए की गई थी। भगत सिंह और भगवती चरण वोहरा उसके मुख्य सूत्रधार थे। भगत सिंह उसके प्रथम महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी और भगवती चरण वोहरा प्रथम प्रचार मंत्री चुने गए थे। सुखदेव, धनवंतरी, यशपाल और एहसान इलाही भी सभा के प्रमुख एवं सक्रिय सदस्यों में से थे। उस समय समाजवाद की ओर रुझान रखने वाले कांग्रेस के प्रायः सभी नौजवान खिंचकर सभा में आ गए थे। सभा के कार्यकर्ताओं के राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण को परिमार्जित करने और उन्हें वैज्ञानिक भौतिकवाद से परिचित कराने में सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी के सदस्य प्रिंसिपल छबील दास का विशेष हाथ था। उनकी एक छोटी सी पुस्तिका क्या पढ़ें ने उस समय अध्ययन के लिए पुस्तकें चुनने में हमारी काफी सहायता की थी। इनके अलावा कुछ कांग्रेसी तथा गैर कांग्रेसी नेताओं का सहयोग भी सभा को मिलता रहता था। इनमें डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू, केदारनाथ सहगल और मोहन सिंह जोश के नाम उल्लेखनीय हैं। नौजवान भारत सभा का कार्यक्रम कांग्रेस की गांधीवादी सुधारवादी नीति की आलोचना कर जनता को उग्र राजनीतिक कार्यक्रम की प्रेरणा देना और जनता में क्रांतिकारी आंदोलन के लिए सहानुभूति उत्पन्न करना था। और उस समय की परिस्थितियों में खुले आंदोलन से क्रांति का जितना प्रचार संभव था, नौजवान भारत सभा ने किया। भगत सिंह जब भी कानपुर आता तो अन्य पुस्तकों के साथ नौजवान भारत सभा का कुछ न कुछ साहित्य अपने साथ अवश्य लाता था। राधा मोहन गोकुल जी और सत्यभक्त के संपर्क ने कानपुर के हम सभी साथियों में समाजवाद की ओर रुझान पैदा कर दिया था। शचीन्द्र नाथ सान्याल के माध्यम से श्री राधा मोहन गोकुल जी और सत्यभक्त से भगत सिंह का संपर्क काकोरी कांड से पहले ही स्थापित हो चुका था और यह चारों समाजवाद तथा कम्युनिज्म पर काफी विचार विनिमय कर चुके थे। स्वर्गीय श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के नेतृत्व में हम लोगों ने कानपुर मजदूर सभा में भी दिलचस्पी लेनी आरंभ कर दी थी। आगे चलकर भगत सिंह ने हमारे इस रुझान को बल दिया और समाजवाद का अध्ययन तथा उस पर बहस आदि करने की प्रेरणा प्रदान की। उनका कहना था कि अंग्रेजी दास्ता के विरुद्ध संघर्ष तो हमारे युद्ध का पहला मोर्चा है। अंतिम लड़ाई तो हमें शोषण के विरुद्ध ही लड़नी पड़ेगी, चाहे वह शोषण मनुष्य द्वारा मनुष्य का हो या एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का हो। यह लड़ाई जनता के सहयोग के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए हमें हर संभव उपायों से जनता के अधिक से अधिक निकट पहुंचने का प्रयास करते रहना चाहिए। नौजवान भारत सभा की स्थापना, मजदूर सभा में काम, पत्र पत्रिकाओं में लेख मालाएं, मैजिक लैंटर्न का प्रयोग, पर्ची और पैम्फलेट आदि इसी प्रयास के अंग थे। भगत सिंह से पहले प्रचार तथा जनसंपर्क की दिशा में इतना बड़ा तथा संगठित कदम क्रांतिकारियों ने नहीं उठाया था। यहाँ तक कि पकड़े जाने के बाद अदालत तक को उसने मुख्यतः अपने विचारों के प्रचार के साधन के रूप में ही इस्तेमाल किया। वह अच्छा योद्धा ही नहीं, अच्छा प्रचारक भी था। प्रचार के दो मुख्य साधन हैं, वाणी तथा लेखनी। भगत सिंह का दोनों पर समान अधिकार था। आमने सामने की बातचीत में कुशल होने के साथ ही वह अच्छा वक्ता भी था। नौजवानों तथा विद्यार्थियों के बीच मैजिक लैंटर्न पर उसके भाषण तो विशेष रूप से लोकप्रिय थे और कलम का धनी तो वह था ही। हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी पर उसका समान अधिकार था। उन दिनों कॉमरेड सोहन सिंह जोश अमृतसर में कीर्ति नाम से गुरुमुखी तथा उर्दू में एक मासिक पत्रिका निकालते थे। भगत सिंह उनमें नियमित रूप से लिखता था।
विभिन्न नामों से कीर्ति में क्रांतिकारी शहीदों की जो जीवनियां प्रकाशित हुई थी, उनमें से अधिकांश भगत सिंह की कलम की देन थी। हिंदी में उसने अधिकतर प्रताप तथा प्रभा, महारथी और चांद में ही लिखा। अंग्रेजी में लिखे हुए उसके लेख, अदालती वक्तव्य, पत्र पर्चे आदि उसकी सशक्त शैली के प्रमाण हैं। नौजवान भारत सभा के घोषणा पत्र का अंग्रेजी मसवदा भगवती चरण ने भगत सिंह के साथ मिलकर 1928 में तैयार किया था। भाषा, शैली तथा देश के उस समय के राजनीतिक स्तर को देखते हुए विचारों की परिपक्वता की दृष्टि से उस घोषणा पत्र का आज भी एक ऐतिहासिक महत्व है। असेंबली में बम फेंकने के बाद पकड़े जाने पर अदालत में उसने जो बयान दिया था, वह तो उसी समय एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का दस्तावेज बन गया था। उसे पढ़ने लिखने का भी बेहद शौक था। वह जब भी कानपुर आता तो अपने साथ 2-4 पुस्तकें अवश्य लाता। बाद में फरार जीवन में जब उसके साथ रहने का अवसर मिला तो देखा कि पिस्तौल और पुस्तक का उसका 24 घंटे का साथ था। मुझे एक भी अवसर याद नहीं पड़ता जब मैंने उसके पास कोई ना कोई पुस्तक न देखी हो। 1923-24 में भगत सिंह के पिता उसका विवाह करने पर तुल गए थे। पिता की जिद से बचने के लिए वह भागकर कानपुर चला आया। कुछ दिन दिल्ली भी रहा। यहाँ उसने बड़ी मुसीबतों में दिन बिताए। दिल्ली कानपुर से जब वह लाहौर वापस गया तो उसकी पगड़ी का स्थान एक छोटे अंगोछे ने ले लिया था। उसकी कमीज उसके शरीर का साथ छोड़ गई थी और अब उसका बंद गले का खद्दर का कोट कमीज का काम देख रहा था। कोट की आस्तीनें फट जाने पर उसने पायजामे की टांगे आस्तीन की जगह जोड़ ली थी और पायजामे की स्थान उसकी चादर ने ले लिया था, जिसे वह लुंगी की तरह इस्तेमाल करने लगा था। लेकिन इस हालत में भी उसके कोट की जेब में कोई ना कोई पुस्तक अवश्य रहती थी। भगत सिंह को सौंदर्य, संगीत तथा कला से भी बेहद प्यार था। आगरा केंद्र पर जब कभी पंजाब से सुखदेव आ जाता तो दोनों एक दूसरे में ऐसे खो जाते मानो कोई हो ही नहीं। उस समय पंजाब कांग्रेस की गतिविधि, उसके नेताओं की आपसी पैंतरेबाजियां, नौजवान भारत सभा का काम, बुद्धिजीवियों का मानसिक चढ़ाव उतार, क्रांतिकारी आंदोलन की समस्याएं, मजदूरों के संघर्ष आदि विषयों से लेकर किसने क्या पढ़ा है, पठित पुस्तकों के लेखकों की शैली और उनके विचार, नई पिक्चर्स, अभिनेताओं की एक्टिंग आदि तक सभी बातों पर बहस होती। शेष अगले भाग में जारी।